जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके शव क्लासेस में स्वागत है। आज एक घटना चक्र जो कि विश्व का भूगोल पार्ट है, इसमें हम लोग ब्रह्मांड के अंतर्गत बुध शुक्र पृथ्वी से रिलेटेड जो है हम लोग एमसीक्यू देखे थे जो अब तक पूछे गए हैं। आज ब्रह्मांड से रिलेटेड जो बचा हुआ है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और चंद्रमा एवं क्षुद्र ग्रह, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं विश्व के भूगोल से, उस सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों एक चीज और है कि बिना संघर्ष के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, इसलिए वीडियो बड़ी ही मेहनत से बनती है और आप लोग वास्तव में या तो रियल में तैयारी कर रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें और उसका आनंद लें। इसमें हम सारे खाली क्वेश्चनों को रखा गया है जो है आपके ऑब्जेक्टिव जो अब तक पूछे गए हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने हैं ब्रह्मांड से, उसमें सारे PYQ क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक है, चाहे ROR हो, UPPCS हो या SSC हो, BPSC हो या LT हो या GIC हो या कोई TGT PGT का इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये घटना चक्र विश्व के भूगोल का चौथा लेक्चर है। इससे पहले के 3 लेक्चर आए हैं और ये चौथे लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके बाद जो 5वां लेक्चर होगा वो पृथ्वी से रिलेटेड जितने अब तक क्वेश्चन बने हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का जो झुकाव है वो लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो बताया गया है वो किसके विषय में कहा गया है, तो ये कहा गया है मंगल के विषय में। तो ये इसका जो फर्स्ट नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है। देखिए क्वेश्चन IAS में भी पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। इससे रिलेटेड हम लोग देख ले रहे हैं, थोड़ा फैक्ट देखते हैं कि पृथ्वी के दिन का मान 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड और इसके अक्ष का जो झुकाव है वो 23 अंश 27 मिनट है। मंगल की बात करें तो दिन की अवधि 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड है। अक्ष का झुकाव 25 अंश और 12 मिनट है। अतः स्पष्ट है कि मंगल के दिन की अवधि और अक्ष की झुकाव पृथ्वी के लगभग समतुल्य है। तो ये इसका कुछ फैक्ट दिया हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जो समयावधि है की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। ठीक। कारण कह रहा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। अब इन दोनों में कथन और कारण में कौन सा सही है इसे हमें देखना है। तो इसमें जो कथन है वह गलत है और कारण आपका सही है। अर्थात इसमें जो दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि इसका डी विकल्प सही है कि ए गलत है और आर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि कथन आपका जो है गलत है और कारण सही है। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये इससे रिलेटेड फैक्ट देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है। सही है। जो ग्रह सूर्य से जितनी दूर होगा उसकी परिक्रमा अवधि भी उतनी ही अधिक होगी। सूर्य से मंगल ग्रह की जो दूरी है वो इतने किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी अर्थ की दूरी इतने किलोमीटर है। तो अर्थात मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है मंगल, और पृथ्वी नजदीक है। तो पृथ्वी की परिक्रमा जो अवधि है 356.256 दिन तथा मंगल की परिक्रमा अवधि जो है वो 686.98 दिन है। अतः मंगल की परिक्रमा अवधि पृथ्वी की अपेक्षा अधिक है, इसलिए कथन ये गलत है। और मंगल ग्रह का व्यास 6792 किलोमीटर, पृथ्वी का विषुवत रेखीय जो व्यास है वो 12756 किलोमीटर, अर्थात मंगल जो है वह मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा कम है। मंगल का व्यास वैसे भी कम है और यहाँ जो दिया हुआ है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो ये कारण सही है लेकिन कथन गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको देखना है। तो इसमें सी विकल्प सही है, जो कि बर्फ क्षेत्र को और हिम शीतल जल की उपस्थिति, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा और क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो जितने ग्रह बचे हुए उनसे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं सबको कवर कर लिया जाए। बाकी अगर आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ करके फिर आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। जो लोग NCERT ना देखे हों वो प्लेलिस्ट पे जा करके सारे सब्जेक्टों के NCERT
प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर, और यहाँ हम लोग एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था, और इसका जो प्रमुख कारण है वो मंगल ग्रह पर पाया जाने वाला जो वायुमंडलीय संगठन है। फिर आगे क्या हुआ, मंगल के वायुमंडल में 95.1% कार्बन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और 2.59% नाइट्रोजन है, 1.94% ऑर्गन है, 0.16% ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.06% और जल पाया गया है। मंगल के वायुमंडल में 210 ppm जल पाया गया है, और हिमशीतल जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर और 686.98 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का जो पर्यावरण जीवन है वो जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसमें बृहस्पति मंगल, यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा, अर्थात इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। एक तो मंगल तो है ही है, और दूसरा सी यानी यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। इसलिए इस ऑप्शन में जो है आंसर जो लिखा गया बी एंड सी लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, जो ये अभी हम लोगों ने मंगल ग्रह से संबंधित एमसीक्यू देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह से अब तक के जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की जो खोज की थी वो गैलीलियो महोदय के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट का बी विकल्प होगा। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और वर्तमान में इसके 79 उपग्रह की खोज हो चुकी है, यानी बृहस्पति के 79 उपग्रह भी हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, और इनकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियाई द्वारा की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा 1610 में। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, बृहस्पति से ही। कह सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। और अगर पूछ ले कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग एंड तक नहीं देखते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग रियल में तैयारी कर रहे हैं, बिना खोए किसी को कुछ नहीं मिला है, ये जान लीजिए। संघर्ष के ऊपर ही चाहे कोई डीएम बना हो या एसडीएम बना हो या किसी अन्य जॉब में आया हो, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास की अगर बात करें तो सर्वाधिक 1,42,984 किलोमीटर है इसका व्यास। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सबसे भारी ग्रह आपका बृहस्पति है, और सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का ए विकल्प होगा। देखते हैं, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। उल्लेखनीय है कि अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी बृहस्पति ही है। और 4 नंबर क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। कह रहा है सूर्य की गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है। तो वो आपका दोस्तों है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है इन 4 ग्रहों में। और आगे हम लोग देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में ग्रहों को लगने वाला जो समय है वो इस प्रकार है। शुक्र 224.68 दिन, पृथ्वी 365.25 यानी 365 से 1/4 दिन, मंगल 686.98 दिन, और बृहस्पति 11.800 जो है 62 दिन। तो ये है। आगे कह रहा है कि उपयुक्त विकल्पों में सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय बृहस्पति ग्रह को लगता है, जबकि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में वरुण सबसे अधिक समय लेता है 163.7 वर्ष एक चक्कर लगाने में। आगे बृहस्पति से रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बृहस्पति का जो वलय है वो होता है, बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना होता है, यानी बृहस्पति ग्रह का जो वलय है वो सिलिकेटों का बना हुआ है। तो 5 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। आगे फैक्ट देखते हैं कि बृहस्पति के वलयों की खोज सबसे पहले 1979 में वायजर ने फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की थी, और इन वलयों को जोवियन वलय भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों के बने हुए हैं।
तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा जो चंद्र हैं वो आपके शनि ग्रह के सबसे ज्यादा वाले पाए जाते हैं। इसमें देखते हैं कि वर्तमान में शनि ग्रह का सर्वाधिक अर्थात 82 प्राकृतिक उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा शनि ग्रह के उपग्रह हैं जो कि 82 हैं अथवा चंद्र हैं। ज्ञातव्य है कि प्रश्नकाल में सर्वाधिक उपग्रह उस समय जब पूछा गया था उस समय बृहस्पति के थे, फिलहाल इस समय शनि के हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये शनि ग्रह से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। एमसीक्यू कह रहा है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष में पूरा करता है। बताइए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29 यानी 29.5 वर्ष लेता है। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 वर्षों के बराबर समय लेता है और निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प अर्थात आपका जो है सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शनि से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। तो आपके शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। राइट ऑप्शन आपका 2 सेकंड नंबर का ए विकल्प होगा। अर्थात शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है। इसके ए बी सी डी ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण, जिसे नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है, में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा वलय पाए जाते हैं। तो अगर इस तरीके से है तो आपका शनि ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन आपका शनि है। 3 नंबर शनि से रिलेटेड क्वेश्चन करा, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था। तो ये किया था शनि ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था। राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प होगा। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा शनि। 4 नंबर शनि से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख ले रहे हैं। हर ग्रह से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू अब तक बने हुए हैं एग्जामों में, चाहे जिस एग्जाम में, वो हम सभी लोग देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो शनि ग्रह है, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। यही पूछ रहा है तो 4 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। कह रहा है शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। सूर्य से दूरी के क्रमानुसार ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार है। सबसे नजदीक बुध है सूर्य के, फिर उसके बाद बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है कुछ अपवादों को छोड़कर वह उतना ही गर्म होता है। तो शनि की स्थिति वरुण अर्थात नेपच्यून से पहले है, अतः यह वरुण की अपेक्षा गर्म होगा। तो नेपच्यून से गर्म होगा शनि। 4 नंबर के बाद 5 नंबर जो है शनि से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो टाइटन आपको बताना है कि किसका उपग्रह है। ये भी दोस्तों शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि के जो है शनि के टोटल जो उपग्रह हैं वो 82 हैं। तो शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है और इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। साथ ही साथ टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर ये देखा जाए शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है और टोटल शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं वो 82 हैं। और टाइटन की अगर बात करें व्यास की तो 5150 किलोमीटर है। आगे हम लोग देखते हैं अब जो क्वेश्चन है, तो ये जो है ये शनि के हो गए। शनि के बाद हम लोग आगे के जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं। सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। कहा बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शनि का उपग्रह गैनमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मिथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है। या फोबोस एवं डायमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। अब आपको एक कोड दिया हुआ है, कोड के अनुसार आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इसमें तीसरा तो आपका सही है कि नेपच्यून उपशून्य तापमान मिथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, तीसरा आपका सही है। और चौथा कह रहा फोबोस और डायमस। फोबोस और डायमस ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डायमस हैं, ये भी सही है। तो 3 नंबर और 4 नंबर सही है। इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। 3 एवं 4 सही है। देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है जिसका माध्य तापमान 464 सेल्सियस रहता है। बृहस्पति का उपग्रह जो है गैनमेड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस एवं डायमस डिमोस जिसे कहते हैं ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। नेपच्यून अरुण उपशून्य तापमान वाले मिथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, इसके कारण वरुण का रंग नीला प्रतीत होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यूरेनस से रिलेटेड। यूरेनस कह रहा है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय कितना लेता है। तो ये दोस्तों समय लेता है 84 वर्ष का समय लेता है यूरेनस।
यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है, अर्थात अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, वो अपने अक्ष पर पूरा कर लेता है। 3 नंबर नेपच्यून से रिलेटेड देखते हैं कि वर्ष दीर्घतम होता है, यानी वर्ष जो है सबसे बड़ा कब होता है, तो ये प्लूटो पर होता है। बस दीर्घतम होता है प्लूटो पर, क्योंकि प्लूटो सभी सौरमंडल पिंडों में सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर है, अतः यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय अर्थात 247.93 जो है वर्ष का समय लगता है। तो 3 नंबर हो गया। और इसी से रिलेटेड 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो जो सूर्य के सबसे दूर होगा वही सबसे ज्यादा समय लेगा, और सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी प्लूटो की है, तो यही सबसे ज्यादा समय प्लूटो लेगा। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का डी विकल्प होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ है, देखिए बृहस्पति, अरुण, वरुण और प्लूटो। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय वरुण ग्रह लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में जो प्रश्नगत ग्रह हैं उनकी संख्या भी देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा जो समय है वो प्लूटो का लग रहा है, 247.93 वर्ष का समय लगता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, जो कि इसी से प्लूटो से ही रिलेटेड है। कह रहा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में ही दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है, तो ये प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का सी विकल्प होगा, प्लूटो। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राच्य गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को हटाया गया है। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी विकल्प होगा। 6 नंबर कह रहा कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह था प्लूटो, अर्थात पूर्व मान्यता के अनुसार सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था, जिसका व्यास 2370 किलोमीटर। उल्लेखनीय है कि प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसलिए अब इस क्वेश्चन की बनने की संभावना नहीं है। लेकिन चूंकि प्रश्न अब तक हमने बताया कि जो अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे प्रश्नों को कवर किया गया है, तो ये उस समय पूछा गया था 1991 में यूपीपीसीएस में, उस समय ये ग्रह की श्रेणी में था, तो उस समय सबसे छोटा ग्रह भी ये था। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी उसी समय नेपच्यून ही था, और चूंकि ये हटा दिया गया उसी के बारे में ये बता रहा है, तो इसका जो 7 नंबर का राइट ऑप्शन होगा वो ए विकल्प होगा। 8 नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, तो सबसे दूर का ग्रह कभी वरुण और कभी यम हुआ करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। ये 2 बार देखिए आईएएस में पूछा गया है प्री में, और इसी से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट दिया हुआ है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। कह रहा है सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह आमतौर पर प्लूटो को माना जाता है। इसके कक्ष नेपच्यून की संख्या में अंतर स्थित है के कारण कभी कभी नेपच्यून सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह हो जाता है, तथा नेपच्यून वर्ष 1979 से लेकर 1999 तक सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित था, लेकिन 11 फरवरी 1999 के बाद से अगले 228 वर्षों तक प्लूटो को ही सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह रहेगा। वर्तमान में सूर्य से इसकी दूरी 5,906.4 मिलियन किलोमीटर है, जबकि नेपच्यून 4,495.1 मिलियन किलोमीटर है। तो ये सौर जगत का सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह नेपच्यून है, जो है वरुण, और कभी प्लूटो यानी यम को भी रखा जाता है। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 से इसे इस प्रश्न का उत्तर वरुण हो गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यद्यप सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका जो परिभ्रमण है पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रहों के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुए 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सा सबसे दूरस्थ है, तो फिर जो है आपका नेपच्यून है दूरस्थ, तो नेपच्यून चूंकि राइट ऑप्शन 9 का डी विकल्प होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है नेपच्यून के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि निक्स एवं हाइड्रा जो चंद्रमा है ये क्या है, ये प्लूटो के जो है उपग्रह है। प्लूटो सौरमंडल का एक पौना ग्रह है, इसके 5 ग्रह ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नजदीक से दूरी इसकी स्थिति चारोन, स्टिक्स, निक्स और केरबेरास और हाइड्रा। चारोन सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि बृहस्पति के लगभग 79 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। बुध और शुक्र के अब तक ज्ञात उपग्रह नहीं, न तो बुध के हैं और न ही शुक्र के कोई भी उपग्रह हैं। आगे हम लोग देखते हैं
जो क्वेश्चन है वह चंद्रमा, चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का उपग्रह है, इससे रिलेटेड जो अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं उनको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1979 में रखा। राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट का डी विकल्प होगा। और ये एमपीपीसीएस 95 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके फैक्ट दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। कह रहा है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन जो है बस एल्ड्रिन जूनियर शामिल थे। इनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे। यानी भेजे गए थे अपोलो 11 के माध्यम से 3 लोगों को, और 2 लोगों ने अपने जो है पैर चंद्रमा पर रखे थे। दूसरा चंद्रमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है। तो ये आपके चंद्रमा पर स्थित है। राइट ऑप्शन आपका सेकंड का डी विकल्प होगा। चंद्रमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। और कह रहा कि चंद्रमा पर काले धब्बे वाले जो क्षेत्र हैं को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम मानव चंद्रयान अपोलो 11 उतरा हुआ था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर पदार्पण किया था। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। और कथन और कारण से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कथन कारण से रिलेटेड आपके यूपीपीएससी सारों में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कथन कह रहा है कि चांद का सदैव एक अभिन्न फलक की पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। और कारण कह रहा है कि चांद अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 दिवस में घूर्ण जो है पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि में उसमें वो पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरी करता है। तो ये कोड दिए हुए हैं। अब आपको इसमें गेस करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प सही है, अर्थात ए सही है किंतु आर गलत है। ये आपका सही है। ए का मतलब चांद का सदैव एक अभिन्न फलक की पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। तो कथन सही है और कारण गलत है। राइट ऑप्शन सी विकल्प है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। कह रहा है चंद्रमा की पृथ्वी की चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकावदार है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन गति उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा, जिसे सिंक्रोनस घूर्णन कहा जाता है, के समान है। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, ए सही है और आर गलत है। अगला जो कोड पर ही अगला क्वेश्चन भी आधारित है, इसको देखते हैं। कह रहा है विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, तो ये सही है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये तो लग रहा है यही क्वेश्चन है 4 नंबर, नहीं तीसरा है और ये चौथा है। तो इसमें आपको देखना है, इसमें ये सही है, अर्थात इसमें कह रहा है आर जो कथन तो सही है। और कारण देखते हैं। कह रहा है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये भी सही है, अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही है। और जो कारण आर है वो कथन ए की व्याख्या भी करता है। तो राइट ऑप्शन आपका 4 नंबर का ए विकल्प होगा। ये यूपीपीएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां वायुमंडल है नहीं। तो चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, अर्थात चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या विकल्प होगा? बी विकल्प होगा 5 नंबर का, क्योंकि वायुमंडल जब नहीं है तो एक व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकता। राइट ऑप्शन 5 नंबर का होगा बी विकल्प। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो ये हमारा जो है फैक्ट दिया हुआ है। फिर चंद्रमा से रिलेटेड देखते हैं। कह रहा कि चंद्र ग्रहण कब होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का बी विकल्प होगा। जब जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, यानी सन बीच में होगा, सन जो है बीच में होगा और पृथ्वी सन बीच में होगा, और इधर अर्थ होगी और इस साइड में
जो है मून होगा। तो जब पृथ्वी अर्थ और मून के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में होता है। और तो 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा की चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी जो कारक था वो क्या था। तो ये था ओवह्यू। ओवह्यू क्या होता है, देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, RAS और RTS प्री में पूछा गया है। ओवह्यू के बारे में देखते हैं कि 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण ओवह्यू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा की पृथ्वी की सबसे निकटतम जो दूरी पर रहने के कारण ही यह सर्वाधिक चमकदार दिखा। 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण ओवह्यू की स्थिति बनी थी और जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सबसे सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी कहते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में ओवह्यू को सुपर मून के नाम से भी जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के जो बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो राइट ऑप्शन 9 नंबर का बी विकल्प होगा 90 अंश। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय अर्थात 90 अंश पर होता है। आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बेमेल को चुनिए। अब बेमेल जो है आपको चुनना है। बेमेल इसमें कौन है, देखिए मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है और पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है बल्कि एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। आप लोग लाइक भी कर दिया करिए वीडियो को, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। आगे कह रहा है मंगल बुध पृथ्वी तीनों ग्रहों की श्रेणी में आते हैं जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो पृथ्वी ग्रह है, बुध ग्रह है, मंगल है, यहाँ पर भी चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। ये उत्तराखंड पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है और मैचिंग भी आपके बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्रह की श्रेणी में कौन सा आता है, तो जो यूरेनस है वो ग्रह है। उपग्रह आपका कौन सा है, चंद्रमा उपग्रह है। और पुच्छल तारा कौन सा, हेली पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो मैरिनर जो है एक कृत्रिम उपग्रह है। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा 2 1 4 3 2 1 4 3 इसमें है 2 1 4 3 यानी राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प होगा 2 1 4 3। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कह रहा है कि ब्लू मून परिघटना जो होती है कब होती है, तो ब्लू मून जो परिघटना होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून परिघटना के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन 13 नंबर का ए विकल्प होगा। देखिए ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन जो कि चंद्रमा से ही रिलेटेड है। कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार बढ़ जाता है, गलत, उसका भार घट जाता है। और कितना घटता है, 1/6। तो आगे देखते हैं, इसमें लिखा भी है, फैक्ट देख ले रहे हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो त्वरण है वो 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। पिंड का भार बराबर द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये फार्मूला है और इसी अनुसार जो है घटेगा। तो 14 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। 15 नंबर हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। चंद्रमा का जो पृथ्वी से वो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी है 364,000 किलोमीटर, यानी राइट ऑप्शन 15 का ए विकल्प होगा। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वह 3,84,400 किलोमीटर है। और विकल्पों में सबसे समीप जो है 3,64,000, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी जो है 4,05,500 किलोमीटर रहती है। तो इसका नजदीकी जो आंसर है वो आपका ए विकल्प है। तो राइट ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि एक देश अपने सैलनी यानी जो है सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन सा है, वो दोस्तों है जापान देश। 16 नंबर का राइट ऑप्शन जो है ए विकल्प होगा जापान।
और ये 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं आगे जो क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू अब तक बने हुए हैं उनको हम लोग कवर कर ले रहे हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन होगा डी विकल्प क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड और क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। इसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ, देखते हैं कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं और परिक्रमारत हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। सेरेस का जो व्यास है वो 952 किलोमीटर है। सौर मंडल में अवस्थिति के अनुसार क्षुद्र ग्रहों की जो श्रेणीबद्ध किया जाता है, अर्थात मुख्य पेटी, इसमें सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर जो है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थिति चट्टानी टुकड़े होते हैं और इन समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह हंगेरिया, फ्लोरा, फोकिया, कोरोनिस, इओस, थेमिस और शिवेल और हिल्डा, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। आगे पृथ्वी के निकट के जो क्षुद्र ग्रह उन्हें देखते हैं कि इसमें एटेन, अपोलो और अमोर ये प्रमुख हैं। और आगे जो है जो ट्रांजन्स के हैं उनको देख लेते हैं। ये बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु के समीप स्थित हैं। इस पेटी के कुल 100 क्षुद्र ग्रहों को पहचाना जा चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्षुद्र ग्रह से ही रिलेटेड है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी जो है मलबे होते हैं। तो और दूसरा कह रहा है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा तो आपके सही है। तीसरा कह रहा है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित होती है, तो ये आपका गलत है। यानी अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में पढ़ा है, तो पहला और दूसरा सही है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प बनेगा सेकंड नंबर का। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर जो कि इसी से रिलेटेड है। कह रहा है 3 नंबर कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह हैं, यानी ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है थर्ड का होगा बी, मंगल और बृहस्पति। आगे देखते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के जो बीच डिफरेंस होता है वो आपका जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनेटाइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। दूसरा कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि मंगल और बृहस्पति, और यहाँ भी मंगल और बृहस्पति, तो ये वाला भी हमारा जो है 3 नंबर कह रहा है कि धूमकेतु गोचर द्वीप्तमान कुछ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते हैं। तो 1, 2, 3 कथन दिए हुए हैं और इसमें जो सही है वो आपका बी विकल्प है, अर्थात पहला और तीसरा सही है। इसमें सही है, एक तो पहला ऑप्शन सही है, एक तीसरा सही है। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन आपका होगा 4 नंबर का वह बी विकल्प होगा, फर्स्ट और थर्ड। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, तो फैक्ट देख लेते हैं कि धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक तो नाभि, दूसरा कोमा और तीसरा पुच्छ। नाभ धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है, और नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पुच्छ के आकार ले लेती है। धूमकेतु मुख्यतः कूपर बेल्ट एवं ओल्ड क्लाउड में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच एक पट्टी में स्थित होते हैं। आगे हम लोग धूमकेतु से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन तक बने हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि धूमकेतु के कुछ सूर्य से परे दृष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर जो है भय से दाब डालता है, जिससे उनकी पुच्छ जो है सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। तो इस हिसाब से जो धूमकेतु का पहला क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है।
आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा हेलबाब, ये किसका नाम है? तो हेलबाब एक पुच्छल तारा है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमपीपीसीएस की 297 में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है कि जो हेलबाब है ये एक पुच्छल तारा है। आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड फैक्ट भी दे ले रहे हैं। करा हेलबाब पुच्छल तारा धूमकेतु कॉमेट है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल के द्वारा की गई थी, जो कि न्यू मैक्सिको, और थॉमस बाब जो कि एरिजोना ने किया था। इसलिए इसका जो नाम रखा गया है तो इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया हेलबाब, और हेलबाब ये नाम है एक पुच्छल तारे का। 3 नंबर क्वेश्चन पुच्छल तारे से कह सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था बृहस्पति ग्रह से। राइट ऑप्शन 3 नंबर का सी विकल्प होगा। धूमकेतु सुमेकर लेवी 9 की खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वायरशाला के वैज्ञानिक यूगेन कैरोलिन सुमेकर तथा कनाडा के डेविड लेवी द्वारा की गई थी। ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ ये धूमकेतु जैसे ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकर्षण क्षेत्र में आया, 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकरा गया, और इस टक्कर से बृहस्पति ग्रह को कोई नुकसान नहीं हुआ, और सौरमंडल के 2 घटकों के बीच देखी जाने वाली यह पहली टक्कर थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर का, उसी विकल्प होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उल्का है। उल्का क्या है? उल्का जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। तो 4 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहा है उल्का आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं, और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है क्वेश्चन देखा, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चूंकि हमने विश्व के भूगोल में, घटना चक्र में विश्व के भूगोल ब्रह्मांड से रिलेटेड इससे पिछले वाले वीडियो में जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू अब तक बने थे उनको कवर किया। इसमें हम लोगों ने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एवं क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, इससे बाहर जो है क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं। तो क्योंकि फैक्ट और अगर क्वेश्चन को देख लें तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं वो आपके सही हो सकते हैं। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी अब तक पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब